मैं चाहता हूं कि वो। मैं कहते कहते रुक गया। तुम खुद उलझे हुए हो, उसने चीनी वाला जार खोलते हुए कहा। नहीं, मैं उलझा हुआ नहीं, मैं सिर्फ वो मौका देख रहा हूं जिससे मैं फायदा उठा सकूं। बस इसी का मुंतजिर हूं मैं। वो मौका कब आने वाला है? उसने हंसते हुए कहा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा तुम चलो, मैं चाय लेकर आती हूं, रितु ने कहा। तो मैं धीमे कदमों से लाउंज की तरफ निकल गया। मैं लाउंज में अकेला बैठा था। मुझ पर अब भी थोड़ी देर पहले वाली जज्बाती कैफियत तारी थी। कुछ देर बाद रितु 4 कप बना कर लाई तो नैना और रविंदर भी वहीं आ गए। चाय पीने तक मैं इस वीडियो की बात करता रहा। जब चाय पी चुके तो मैं इन्हें लेकर कमरे में आ गया ताकि उसे देख सके और फिर इस पर बात की जा सके। वो बिजी हो गए तो मैं छत पर चला गया। मैं इस सारे मामले को लेकर सोचना चाह रहा था। छत पर इर्द गिर्द अंधेरा था, जिसमें स्ट्रीट लाइट या फिर घरों की रोशनी से काफी हद तक मंजर दिखाई दे रहे थे। मैंने छत पर टहलते हुए सोचना शुरू कर दिया। तकरीबन आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त गुजर गया। अचानक मुझे एक ख्याल आया। मुझे राम टिकैत की एक बात याद आ गई। उसने कहा था कि एक शख्स को उसने बलराज के घर में रखा हुआ है, अगर उसे काम दिया जाए तो। यह ख्याल आते ही बहुत कुछ वाज़ेह होने लगा। मैंने फोन निकालकर राम को कॉल कर दी। थोड़ी देर कॉल जाती रही, फिर उसने कॉल रिसीव कर ली। बोलो क्या बात है? उसने खनकारते हुए कहा। वो आदमी जो आपने उसके घर रखा हुआ है किस कदर काबिल एतमाद है, जान दे सकता है? उसने बिना लगी लिपटी कहा। क्या वो मुझे एक दिन या रात वहां रख सकता है? मतलब अपना मेहमान बनाकर रख सकता है, लेकिन साथ में कुछ नहीं ले जा पाओगे। देखो बंदोबस्त मैं कर लूंगा, लेकिन उसे भी नहीं बताना कि असल बात क्या है। मैंने कहा तो वो दिलचस्पी से बोला, ये तुम पर मुनहसिर होगा, क्या कहानी सुनाते हो उसे? हो जाएगा, बस वहां तक रसाई मिल जाए। मैंने कहा कुछ न कुछ तो हो जाएगा। उसने कहा ओके तो फिर सुने, मैं यही कहूंगा कि मेरे हाथों एक बंदा कत्ल हो गया है। मुझे चंद दिन छुपने को मिल जाए, फिर मैं कहीं भी निकल जाऊंगा। सिर्फ 2 या 3 दिन की पनाह, उसकी माकूल रकम भी उसे मिल जाएगी। ओके मैं करता हूं बात। उसने कहा और फोन बंद कर दिया। मेरे अंदर एकदम से बेचैनी खत्म हो गई थी। मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। अगर वो आदमी थोड़ा सा भी बलराज से हमदर्दी रखने वाला होता तो मैं एक झटके में मारा जाता। अगर वो राम टिकैत से वफादारी कर गया तो सब कुछ ठीक हो जाने वाला था। मुझे फोन का इंतजार था। तकरीबन 15 मिनट बाद राम टिकैत का फोन आ गया। उसने बड़े एतमाद से कहा, हो जाएगा, लेकिन तुम अपने साथ कुछ लेकर नहीं जा सकते। वो मुझ पर छोड़ दें आप। मैंने तेजी से कहा, मैं उसका नंबर भेज रहा हूं, बात कर लो। नंदलाल नाम है उसका, लेकिन उसे भी किसी किस्म का कोई शक न हो। उसने कहा तो मैंने समझाते हुए कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, लेकिन एक बात। बोलो। उसने जल्दी से कहा, आप जो नंदलाल को फोन कर रहे हैं, ये ट्रेस भी तो हो सकता है। इसे कोई भी आप तक पहुंच सकता है। इस राब्ते के लिए अलग से फोन है, लोकेशन ट्रेस हो सकती है, लेकिन कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मैं समझता हूं इस बात को। उसने एतमाद से कहा। ओके ठीक है। मैंने कहा तो उसने कॉल बंद कर दी। अगले चंद मिनट में नंबर आ गया। मैंने सोच लिया था कि इससे क्या बात करनी है। मैंने वो नंबर पुश किए तो दूसरी तरफ से फौरन ही कॉल रिसीव कर ली गई। नंदलाल बात कर रहे हो ना? मैंने पूछा। हाँ मैं ही बात कर रहा हूं। तुम कौन हो? उसने पूछा। आलोक। अभी सामने बात तो की थी तुमसे ना? मैंने जानबूझकर नाम नहीं लिया तो वो बोला, हाँ बोल भाई, क्या समस्या है तुम्हारी? बस 2 या 3 दिन रहना है। मैंने कहा चल तेरी पूरी बात तो सुनूंगा यहां आके, लेकिन तू मुझ तक पहुंचेगा कैसे? उसने पूछा तो मैंने अनजान बनते हुए कहा, अब जैसे तुम बताओगे, मुझे तो नहीं पता ना। अच्छा ऐसे करो, तुम जब यहां पहुंच जाओ ना शहर में तो मुझे फोन कर लेना, मैं तुम्हें खुद ले आऊंगा। कैसे आएगा तू? उसने पूछा। यही बस से आऊंगा। मैंने बताया। चल शहर पहुंचने से पहले मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा तुम्हें। अब हिसाब से भी तो पूछना है ना, सुबह पूछूंगा। चल ठीक है। मैंने कहा तो उसने फोन बंद कर दिया। मैं नीचे आया तो वो तीनों रितु के कमरे में बैठे हुए थे। मैं इनके पास बैठ गया तो रितु बोली, हमने वीडियो देख ली है और छोड़ो, मैं तुम्हें एक नई बात बताऊं। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा और फिर फोन वाली सारी तफसील बता दी तो वो जज्बाती अंदाज में बोली, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है राजवीर, तुम क्यों वहां रहने जा रहे हो? हम वहां जाए बगैर भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस मैंने सोच लिया है। मैंने उसकी बात काटते हुए हतमी लहजे में कहा तो रविंदर ने पूछा, सरदार साहब को बता दें? फिर उस वक्त बताना जब मैं वहां से निकल आऊं। मैं वहां हूं, अभी किसी को भी नहीं बताना, खासतौर पर यहाँ के किसी बंदे को, वरना तुम लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। फिर हमें क्या करना होगा? रितु ने पूछा। तुम लोग वहीं कहीं करीब रहने का बंदोबस्त कर लो, मुझे किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। अगर मैं लौट आया तो ठीक, वरना फिर तुम सब खामोशी से वापस लौट जाना। मैंने कहा और उठ गया।
दिन काफी चढ़ आया था। मैं लुधियाना बस स्टैंड पर खड़ा था। मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से कपड़े लेकर पहन रखे थे। मैं भी मकामी ही लग रहा था। चप्पल भी उससे ले ली ताकि कोई गुंजाइश न रहे। वो बस स्टैंड काफी बड़ा था। बड़ी बड़ी बसें हर तरफ जाने के लिए तैयार थीं। कोई आ रही थी और कोई जा रही थी। मैं जब अलल सवार लाडियां कला से चलने लगा था, मैंने पहले शहबाज को और फिर बिमला को अपने बारे में बता दिया था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इनसे थोड़ी बहुत बहस हुई थी, फिर उन्होंने मुझे मेरी मर्जी पर छोड़ दिया था। मैं एक तरफ खड़ा नंदलाल का इंतजार कर रहा था। मुझ वहां खड़े कोई आधा घंटा बीत गया था कि उसका फोन आ गया। थोड़ी सी उलझन के बाद हम एक दूसरे तक पहुंच गए। नंदलाल एक अधेड़ उम्र, लंबे कद का तवाना शख्स था। साफ सुथरे कपड़े, शेव बनाई हुई, भरी भरी मूंछें और भारी आवाज वाला। कभी वो भी बची रहा होगा। देखो अभी चलते हैं, वहीं घर बैठ कर बातें होंगी, उसने कहा। और हम चलते हुए एक टैक्सी वाले के पास पहुंचे। टैक्सी ने हमें कोई 20-25 मिनट में एक बंगले के सामने पहुंचा दिया जो एक हाउसिंग कॉलोनी में था। सड़कों पर सिक्योरिटी दिखाई दे रही थी। वहां जदीद निजाम था। गेट पर टैक्सी वाले को फारिग करके जब हम अंदर पहुंचे तो सामने 2 सिक्योरिटी गार्ड हमारी तरफ बढ़े। इन्होंने हम दोनों की तलाशी ली। मेरे पास एक छोटा सा शापर था जिसमें एक सूट था। इसे देखकर सिक्योरिटी वाले ने पूछा, ए नंदू, कौन है ये? मेरे गांव से आया है, दूर का रिश्तेदार है, आलोक नाम है इसका। यहाँ कोई काम धंधा तलाश करने मिल गया तो ठीक, वरना कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। नंदलाल ने जवाब दिया, चल जा, इसे आराम करने दे, सारी रात सफर करके थका हुआ लग रहा है। एक ने कदरे मजाक में कहा तो हम उस बंगले के पीछे बने क्वार्टर्स के पास चले गए। एक ही गिटार में 4 क्वार्टर्स थे। 2 औरतें बाहर बैठी हुई थीं। इनके पास बच्चे खेल रहे थे। हम एक क्वार्टर में चले गए। आ इधर बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना गर्म करता हूं, फिर चाय पीते हैं। इतने में तू सब बता कि हुआ क्या है। मैंने अपने जहन में एक कहानी बुन ली थी, वो मैंने उसे सुनानी शुरू कर दी। उसे बताया कि मैं शहर में काम करता था और गांव में मेरी मंगेतर थी। उसे कोई दूसरा मर्द तंग करता था। मैं उससे लड़ पड़ा और मैंने उसे मार दिया। अब वहां से भागकर 2-3 जगह रहा हूं। यहाँ 3-4 दिन रहकर निकल जाऊंगा। टकेत साहब ने वादा किया है कि वो मुझे दूर कहीं भेज देंगे। जहां मैं रहूंगा मेरा इरादा है कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं। मैंने जगह और नाम भी वही बताया जो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछे थे। भैया ये है मेरी राम कहानी। मैंने कहा, अच्छा अब यूं करना, किसी से कुछ मत कहना अपने इस कत्ल के बारे में। यही कहना काम तलाश करने आया हूं। इसने मुझे समझाते हुए कहा, यह जगह अच्छी है, क्या यहाँ काम मिल सकता है? मैंने पूछा। मैं करूंगा बात साहब से, अगर तुझे यहाँ काम मिल गया तो इधर ही रहना होगा। यहाँ बड़ा सुकून है, बाहर काफी सिक्योरिटी है, पगार भी ठीक मिलेगी। उसने मुझे मुतमईन करने के लिए कहा, फिर चंद लम्हे रुक कर बोला, चल अब सो जा, अगर सोना है तो मैं जरा काम धंधा कर लूं। तुम क्या काम करते हो यहाँ? मैंने पूछा। यही घर के काम, दिन में 1-2 बार घर की चीजें लानी होती हैं, या फिर जो मालिक हैं, माली, चौकीदार, बावर्ची सब हैं यहाँ पर। ये कहते हुए वो उठा और बाहर निकल गया। मैं एक चारपाई पर लेट गया था। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। इस वक्त मेरे पास हथियार के नाम पर कोई शय नहीं थी। मैं वहां पर ज्यादा वक्त भी नहीं गुजार सकता था। अगर निगाह न पड़े तो जितना मर्जी वक्त गुजर जाए, लेकिन अगर जरा सा भी शक पड़ जाता तो यकीन आने तक हालात बदल जाते। मैं वहां पर तेजी भी नहीं दिखा सकता था। नंदलाल के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि बलराज के मामूलात क्या हैं, क्या इस वक्त वो घर पर होगा। इन मालूमात के साथ मैं ये भी सोच रहा था कि मुझे अब क्या करना होगा। मुझे चारपाई पर पड़े ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि बाहर कदमों की चाप उभरी। मेरे कान खड़े हो गए। मैं आंखें बंद किए पड़ा रहा। चंद लम्हों बाद नंदलाल ही कमरे में आया और आते ही बोला, ए आलोक, उठ जल्दी से। मैंने यूं आंखें खुली जैसे नींद से बेदार हुआ हूं। फिर भारी आवाज में पूछा, खैर तो है ना भाई? चल आज साहब घर पर ही हैं, वो निकल ना जाएं। उसने कहा, खैर तो है ना? मैंने पूछा तो वो बोला, अरे साहब ने खुद ही मुझसे पूछ लिया कि कौन आया है, उसे पता चल गया ना। मैंने बता दिया कि मेरे गांव से मेरा रिश्तेदार है, काम धंधे के लिए आया है, तो साहब ने कहा बुला लाओ। चल फिर चलते हैं। मैंने उठकर चप्पल पहने और उसके साथ चल दिया। वो मुझे बंगले की पिछली तरफ से ही अंदर ले गया जहां से मुलाजमीन का आना जाना था। मैं समझ रहा था कि वो खासा खबरदार किस्म का आदमी है जो अपने बंदे में दाखिल होने वाले किसी भी आदमी की खबर रखता था। वो मुझे मुख्तलिफ राहदारियों से लेता हुआ लाउंज में आ गया जहां बलराज नाश्ते की मेज पर बैठा हुआ था। उसकी बीवी और बेटा भी साथ थे। मैं मुअद्दब अंदाज में उसके सामने जा खड़ा हुआ। उसने मुझे सर से पांव तक देखा और फिर बोला, तो ये है वो? जी साहब। नंदलाल ने मुअद्दब और खुशामदीद लहजे में जवाब दिया। क्या कर सकता है? जो भी काम जिम्मा लगाएंगे करेगा।
नंदलाल ने जवाब दिया तो बलराज की बीवी नखूत भर लहजे में बोली, अच्छा चल इसे अपने साथ लगा ले, अगर अच्छा काम करेगा तो रख लेंगे, बल्कि ऐसा कर अपने साथ दूसरों को भी ले लो और आज इस सारे लाउंज की अच्छे से सफाई सुथराई कर दो, दोपहर तक ये काम हो जाना चाहिए। जी बेगम साहिबा, हो जाएगा, नंदलाल ने कहा तो वो नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गई। बलराज ने इशारे से जाने को कहा। नंदलाल मुझे लेता हुआ किचन में चला गया। वहां नीचे फर्श पर बिठाकर बावर्ची से कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दे, फिर खुद बाहर चला गया। बावर्ची ने मुझे किचन से बाहर फर्श पर बिठाकर एक प्लेट में 2 टोस्ट रख दिए, एक चाय का कप दे दिया। बिल्कुल उसी तरह का सलूक था जैसे किसी घटिया दर्जे के मुलाजिम से किया जाता है, मगर मैं खुश था। इतनी जल्दी घर के अंदर तक रसाई का मैंने सोचा तक नहीं था। लाउंज का कोई इतना काम नहीं था, लेकिन मुलाजमीन ने भी तो अपना वक्त गुजारना होता है। मेरे समेत सभी आराम आराम से लगे रहे। इस दौरान मैंने देख लिया कि किस दराज में पिस्टल पड़ा है। जिस वक्त मेरी निगाह पिस्टल पर पड़ी थी, मेरे अंदर एक जोश भर गया था। पर न पहले मैं यही सोचे जा रहा था कि बाहर किसी सिक्योरिटी गार्ड का काम तमाम करना पड़ेगा, फिर कहीं कोई हथियार मेरे हाथ लग सकेगा। लेकिन खुशकिस्मती से दराज में रखा हुआ पिस्टल मिल गया था। मुझे यकीन था कि बेडरूम में जरूर कोई दूसरा पिस्टल भी होगा। मैं बहुत मोहतात था। मैंने खुद पर काबू रखा। मैं बना रहा जैसे मुझे उकताहट हो रही है। मुझे अंदाजा हो गया कि घर में कहां कहां कैमरे लगे हुए हैं और इनका कंट्रोल किस जगह पर था। दोपहर के बाद बलराज की बेगम और उसका बेटा आ गए। उसने एक निगाह लाउंज पर डाली, थोड़ा रोब झाड़ा और अपने बेडरूम में चली गई। दूसरे मुलाजमीन के साथ मैं भी काम में लगा रहा। बावर्ची ने हम सब के लिए खाना वहीं फर्श पर दे दिया। इस वक्त हम खा रहे थे जब दोपहर के वक्त बलराज भी घर वापस लौट आया। उसने आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि थोड़ा सा काम है और अभी तक नहीं हुआ। हम सर नहोड़ाए खाना खाते रहे। इसके हर लफ्ज के साथ मुझे तप चढ़ रही थी। मैंने खुद पर जबर किया और बैठा खाता रहा। जैसे ही खाना खत्म हुआ, हम फिर से काम पर लगे। बलराज अपने बीवी बच्चों समेत बेडरूम में था। काम खत्म करके सभी एक एक करके बाहर निकल गए थे। मैं भी वापस क्वार्टर में आ गया था, लेकिन नंदलाल अभी तक वापस नहीं आया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने रीतू को फोन किया तो वो जैसे मेरी ही मुंतजिर थी। उसने तेजी से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। तुम लोग यहीं कहीं करीब रहो, मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ सकती है, मैंने समझाते हुए कहा। बोलो कहां और कब आना है? उसने तेजी से पूछा। बस तुम लोग निकल आओ, मैं दोबारा फोन करता हूं, मैंने कहा और कॉल बंद कर दी। मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो चुका था। मैं जिस वक्त नंदलाल के क्वार्टर से निकला तो मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मैं बिल्कुल निहत्था था। मैं टहलने वाले अंदाज में बंगले के अकबी दरवाजे की जाने बढ़ा। अंदर दाखिल होकर मैं सीधा बावर्ची खाने में गया। वहां बावर्ची बर्तन साफ करके रख रहा था। मुझे देखकर बोला, अरे कहाँ फिर रहे हो? बाप का बाग समझा है क्या? गुस्सा क्यों करता है यार? वो नंदलाल घर पर नहीं है। चाय पीने को दिल कर रहा था, अगर हो सके तो पिला दो, मैंने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? अगर तुम्हें साहब या बेगम साहिबा ने यहां देख लिया ना तो खैर नहीं होगी। चाहो दफा हो जाओ, मुझे भी नौकरी से निकलवाएगा? उसने गुस्से में कम और खौफ पर लहजे में ज्यादा कहा। अच्छा अब आ गया हूं, फिर नहीं आऊंगा, बना दो ना यार, मैंने मिन्नत समाजत करते हुए कहा। तो उसने घूरते हुए कहा, चल ये बर्तन रख इधर, बना देता हूं। वो चाय बनाने लगा तो मैं बर्तन रखने लगा। इसके साथ साथ मैं किसी तेज धार छुरी की तलाश में था। कुछ देर बाद मुझे एक दराज में पड़ी हुई छुरियां मिल गईं। मैंने उनमें से एक निकाली और शर्ट के अंदर रख ली। जब तक मैंने बर्तन रखे तब तक उसने चाय बना ली। मैंने वहीं फर्श पर बैठकर चाय पी, कप खाली करके उसे धोया और बाहर निकल गया। मैं सीधा बलराज के बेडरूम की तरफ चला गया। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दरवाजा खोलने के लिए हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुलता चला गया। दरवाजा हल्का सा खुला। मैंने छुरी निकालकर अपने हाथ में ले ली और अंदर दाखिल हो गया। सामने बेड पर बलराज, उसकी बीवी और बेटा लेटे हुए थे। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, बलराज बिजली की सी तेजी से उठा। मुझे उसके ऐसे ही रद्द अमल का अंदाजा था। इसे एक लम्हे की देर हो गई थी। उसने अपने तकिए के नीचे से पिस्टल निकाला था। तब तक मैंने उससे भिड़ने के बजाय इंतहाई तेजी से बेड पर छलांग लगा दी। मैंने उसके बेटे को काबू में कर लिया। उसकी बीवी शिद्दत हैर से बोल भी नहीं पा रही थी। वो पागलों की तरह मेरी तरफ देखे चली जा रही थी। चंद लम्हों बाद खिखिया कर कुछ कहने लगी तो मैंने गुर्राते हुए कहा, खामोश, एक लफ्ज भी नहीं। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बलराज ने अपने आवाज पर काबू पाते हुए कहा, हालांकि उसके हाथ में पिस्टल था। अगर तुम सुकून से मेरी बात सुनोगे तो, पर न मैं। ये कहते हुए मैंने लड़के की गर्दन पर छुरी रख दी। बोलो, उसने पिस्टल का रुख मेरी तरफ रखते हुए कहा। पिस्टल रखो वापस, मैंने सर्द लहजे में कहा।
वादा करो मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहोगे। जब तक तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं होगा मैं कुछ नहीं करूंगा। और अगर तुमने जरा सी भी, ये कहते हुए मैंने लड़के को मजीद करीब किया तो लड़के की हल्की सी चीख निकल गई। उसने पिस्टल साइड टेबल पर रख दिया। कि क्या चाहते हो? उसने पूछा तो मैंने कहा, वही जो एक डकैत चाहता है। पैसा दो, मैं लेकर निकल जाता हूं, बहुत पछताओगे। उसने कहा, मतलब तुम पैसा नहीं देना चाहते? ना दो। ये कहकर मैं उठा और उसके बेटे को भी घसीट लिया। हम बेड से नीचे आ रहे थे कि वो चीखते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो? मैं इसे लेकर जा रहा हूं, पैसा दो तो इसे ले लेना, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। मैंने गुर्राते हुए कहा तो उसकी बीवी लरजते हुए लहजे में तेजी से बोली, ठहरो मैं देती हूँ। हाँ, तुम मुझे कुछ ज्यादा समझदार लगती हो। मैंने कहा ही था कि बलराज सामने दीवार की तरफ मुड़ा और बजाय कदम बढ़ाने की उसने टांग घुमाई। अगर कोई और वक्त होता तो मैं उसकी शानदार टाइमिंग और अंदाजे पर अश अश कर उठता। ये पांव मेरे सर से थोड़ा नीचे लगा, मेरी तवज्जो बढ़ सकती थी। मैंने वो किक खाई और खुद पर काबू रखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मतलब तुम अपना बेटा कुर्बान करना चाहते हो? मैंने हजानी अंदाज में कहा और छुरी उसकी गर्दन पर रखकर यूं तासुर दिया कि अभी चला दूंगा। उसकी बीवी की चीख निकल गई। मैं लड़के को लेते हुए पीछे हटने लगा। लड़का दहशतज़दा हो जाने की वजह से रोने लगा। मेरे पास वक्त कम रह गया था, इसलिए मुझे सिर्फ यहीं पर अटके नहीं रहना था। जब बेटा मर जाए तो? उसकी बीवी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इसे कुछ मत कहना, मैं सब देता हूं। बलराज ने कहा और दीवार की जाने मुड़ा। मैं भी आगे बढ़ गया। मुझे एहसास था कि वो दीवार में लगी तिजोरी में से अगर पैसा निकाल सकता है तो वहां से कोई असलिया भी उठा सकता है। मैं लड़कों को लेकर आगे बढ़ा, यहां तक कि साइड टेबल तक पहुंच गया जहां पिस्टल पड़ा था। मैंने झपट कर वो पिस्टल उठा लिया। वो जदीद मॉडल का पिस्टल था जिसका सेफ्टी केज अभी तक नहीं हटा था। मेरे हाथ में आते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो पिस्टल लोडेड है। इस वक्त सूरत हाल ये थी कि मैं फायर भी नहीं कर सकता था। अगर मैं फायर करता तो बाहर से लोग मुतवज्जा हो जाते, फिर मेरा वहां से निकलना मुश्किल हो जाता। मेरे पास वक्त कम था। बलराज को पता चल गया था कि पिस्टल अब मेरे हाथ में है। इसे ठंडे कमरे में भी पसीना आ गया था। उसने तिजोरी खोल दी। इसमें सामने नोटों की गड्डियां पड़ी हुई थीं। उसने वो निकाल कर बाहर रखना शुरू कर दी। वो सामने पड़ी गड्डियां निकाल चुका तो मैंने कहा, वो भी निकालो जो सामने पेन ड्राइव और फाइलें पड़ी हैं। मैंने कहा तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर हैरत से बोला, मतलब तुम वो नहीं हो जो दिखावा कर रहे हो? कौन इतना हौसला कर सकता है? मैंने तंजिया अंदाज में कहा। वही कहूं? उसने सरसाते हुए लहजे में कहा और एकदम रुक गया। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, जल्दी कर लो, वरना तुम जानते हो मरना और मारना मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। सिर्फ 2 मिनट, निकालो सब। मैंने कहा और उसकी बीवी की तरफ देखकर कहा, बैग निकालो जल्दी। उसने इधर उधर देखा, सामने अलमारी में से बैग निकाला और मेरे इशारे पर नोट इस बैग में डालने लगी। बलराज ने फाइलें और पिन ड्राइव निकाल कर बेड पर रख दी तो मैंने कहा, वो लैपटॉप और फोन भी डालो बैग में। कौन हो तुम? और तुम्हारे बेटे और बीवी के सामने बताऊं तो सुनो, जहां तुमने धमाका किया, जहां तुमने छोटे छोटे तुम्हारे बेटे जैसे मासूम बच्चों को मारा, जहां तेरी बीवी जैसी बेगुनाह औरतें मरी। मैंने कहा तो ना जाने मेरे लहजे में इतनी नफरत और वहशत कहां से आ गई थी। उसकी बीवी भी फटी फटी निगाहों से बलराज को देख रही थी। बलराज तुम? उसकी बीवी ने दहशत से पूछा।